अभी जो हमारा मेन टॉपिक, मेन कंसर्न था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो उससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है डिस्कस किया। सो नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड यू कैन आस्क वन बाय वन। द फोरम इज ओपन नाउ। ओके, स्टार्ट फ्रॉम आमिर। जी सर, तो सर आप हमें ये बताएं कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो 260 आर्टिकल्स हैं, यस, काफी पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, हाँ, तो उसमें से सर हमें जो स्क्रीनिंग में 280 आर्टिकल है आई थिंक, और उसके अलावा स्केड्यूल्स हैं, ठीक है ना? जी सर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सर हमें क्या इंटरनेशनल लॉ या यूके या यूएसए का लॉ भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, जो हमें स्क्रीनिंग या रिटर्न या मैंने पहले एज आई अर्लियर सेड दैट कि आपका एलएलबी का कोर्स जो है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि फिर कि आपको 5-6 सब्जेक्ट है, लेकिन हम फोकस करेंगे, हम फोकस उन सब्जेक्ट पे करेंगे जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन जो है, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ठीक है ना? इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ टॉट और दूसरा सब्जेक्ट आपका एलएलबी का पूरा कोर्स सिलेबस है स्क्रीनिंग टेस्ट का। यू कैन नॉट say that कि नहीं सर ये this we will exclude this course, no I cannot make any statement like that, but we will focus on these are the major subjects. Okay sir. Okay, ठीक है ना? तनवीर? No sir, I don't have any question. Okay, Azim? No sir, I don't have questions. Any other else? सर ये बिलाल है। Yes. सर ये कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब जो ना आप फिर से वही बता रहे हैं कि मतलब पूरा कोर्स, तो मतलब आई गेस के जो ना जैसे हमने स्क्रीन टेस्ट दी थी अभी लॉ गेट की, तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री थी, हाँ, उसको ज्यादा वो किया गया था, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, हमारा हो गया या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया वो 1935 एक्ट से लिया गया है, इंडिपेंडेंस एक्ट से स्टार्ट हुआ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हो गया। और उसके अलावा यूके यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग जो ना मैंडेटरी है कि जो ना हम उसको देखें। और तीसरी चीज जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है यूके की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है वो भी लाजमी इस पे जो ना कंसिडरेशन स्क्रीन टेस्ट के लिए। But there are the chance, but we at that time, at this time, we only will focus on those subjects which are majority of questions will come. तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पाकिस्तान में से जो है वो 4-5 क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे। वो तो रिस्क है ना, एक सर वो आया नहीं आया। मेजॉरिटी जो क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं आप, वो सिर्फ मतलब दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ दें, जो मतलब जो हमारी जो हिस्ट्री है उसको मिला के अप टू 1973 जो ना जो भी अमेंडमेंट्स हुई है, मतलब वो सवाल उसमें से ही आते हैं, जो 5-6 सवाल होते हैं। सही। लेकिन आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप दूसरे सब्जेक्ट एक्सक्लूड कर दें। एलएलबी का कोर्स वो रहेगा, बिकॉज़ सिलेबस इज एलएलबी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। ओके जी, ठीक है ना? तो अब हम नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक जो मेन हेडिंग है। अच्छा, बी केयरफुल कि आप जो भी कोड उठाएं, मैं सबको ये एडवाइस करूंगा, जो भी व्हाट एवर कोड यू विल स्टडी उसकी इंडेक्स जरूर पढ़ें, उसके इंडेक्स और हर प्रीएम्बल, उसके बाद उसका प्रीएम्बल एंड देयर आफ्टर द हेडिंग ऑफ ऑल आर्टिकल्स, ऑल सेक्शंस, ऑल प्रोविजंस और उसके चैप्टर्स और उस हर कोड का जो सबसे पहला सेक्शन होता है या आर्टिकल व्हाट एवर विल बी प्रोविजन, उसमें कोड की जो इंट्रोडक्शन होती है उसमें जो उसकी हेडिंग होती है that has been very important, क्योंकि कभी कभार सवाल दे देते हैं कि the constitution of Pakistan या the constitution of the whatever written आपको जो स्क्रीन में नजर आ रहा है वो इस तरह दे देंगे या उसको आगे पीछे करके दे देंगे, उसमें से चॉइसेस आ जाती है। how you call the constitution of Pakistan, तो the constitution of Pakistan 1973 आएगा या constitution whatever the written in the inside the code, that is the heading actual proper, ठीक है ना? तो उसको हम क्योंकि फिर मोस्टली आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो कुछ लोग उसको पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहेंगे, दैट इज नॉट हेडिंग। इफ यू अटेम्प्ट इन दैट लाइक दैट विल बी द रॉन्ग क्वेश्चन। तो बाकी जितने भी कोड है उनके लिए भी यही है कि जो भी स्टैट्यूट पढ़े उसकी हेडिंग आपने कोड के हिसाब से ही याद करनी है, यू हैव टू मेमोराइज।
वकील के लिए जो है जरूरी नहीं है कि हर चीज आप याद करें, लेकिन बीइंग अ जज यू हैव टू बी एक्यूरेट रिगार्डिंग द स्टैट्यूट्स, ठीक है ना। तो अगर जज बनना चाह रहे हैं, जज बनने जा रहे हैं, तो आपको हर चीज एक्यूरेटली उसको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। Okay, now this is the very short introduction, parts of the Constitution and what they deal with. So there are 280 articles, 12 parts and 7 schedules. The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan consists of 280 articles. उसके 280 articles हैं। और further those article जो आपकी Constitution की बुक है further divided in chapters, further divided in parts and subheadings. These articles are consists of the chapters, parts and all the organs, parts as discussed in those articles. Or thereafter 12 parts. There are 12 parts and each part consists of certain chapters and 7 schedules. So this is the brief introduction of the Constitution of Pakistan. So now we are going to comparative study, comparison of the, because the as Bilal said, there's a history. Yes, there's a development of the constitutional development of history of Constitution of Pakistan. We are from those nations, unfortunate nations. We have been ran without constitution for 11 or 12 years. हमारा मुल्क जो है 1947 के बाद 1950 से 9 साल तक विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस मुल्क को चलाया गया। What was the reason? There was the game of power. There was a certain politics. Reason behind this certain power grid game going on that time. So reason was that उसकी वजह से ही जो है हमारे डिले हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसका जो रिजल्ट था वो भी बहुत भयानक था। There was a very nightmare outcome of that delay. और उसके जो आखिर में रिजल्ट आया 1971 में 16 दिसंबर को पाकिस्तान के जो है 2 टुकड़े हो गए थे, पाकिस्तान का एक हिस्सा चला गया। रीजन वाज दैट कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत देर कर दी। तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था जो एक आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो डिसाइड हुआ कि इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत पाकिस्तान को फॉर द टाइम बीइंग रन किया जाए। उसमें कुछ आर्टिकल तो उसके तहत पाकिस्तान का गवर्नर जनरल अपॉइंट हुआ, और उसके कायदे आज़म ने कमेटी बनाई थी जिसमें फिर उसका जो पहला इजलास जो पहली मीटिंग हुई थी 1949 में, जिसको हम कहते हैं जो है रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, सॉरी ऐसे देयर अनदर नेम। तो 1949 में जो वो रेजोल्यूशंस आए थे, वो जो इजलास हुआ था, उसके बाद उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। यस नवाज, I think you want to ask any question. Sir, I think he has joined recently. He's not getting voice, I think so. Okay. He's trying to. Okay. Welcome. Okay, तो जो है 1949 के बाद फिर जो है 1951 में लियाकत अली खान का मर्डर हो जाता है, फिर वो और डिले हो जाता है। और उसके बाद जो है उसको 1949 के जो रेजोल्यूशन से 2000 आल्सो पार्ट ऑफ दी 2A जो हमारा आर्टिकल है 1973 का, वो 1949 के ही रेजोल्यूशन से, वो प्रीएम्बल भी उन्होंने फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल में भी उसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। तो फिर पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्म हुआ 1956 में हुआ, तो उसके जो साइलेंट फीचर्स हैं 14 अगस्त इनफोर्स जो है 23 मार्च को वो इन्फोर्स हुआ। 23 मार्च को 1956, उसमें कुछ 14 अगस्त जो है वो 73 की है, यहाँ पे गलत आ गया, ठीक है ना। 23 मार्च को जो है 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्फोर्स हुआ, और 58 तक वो जो है इन्फोर्स रहा। 7 अक्टूबर 1958 में पहला मार्शल लॉ फिर आ गया। उसके जो 234 आर्टिकल्स थे वो 6 स्केड्यूल थे। तो दैट वाज आल्सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो था वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो है 1958 में फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज, और वो कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो गया। और उसके बाद
अयूब खान वाज दी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, और फिर उसने जो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन दिया फॉर एम्पावर हिमसेल्फ, वो 1962 8 जून 1962 को वो इन्फोर्स हुआ, 25 मार्च 1969 तक वो इन्फोर्स रहा। उसमें जो है 250 आर्टिकल्स थे और 5 स्केड्यूल थे, दैट वाज आल्सो रिटन। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 इंट्रोड्यूस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन वो भी फेल हो गया। उसमें 1 यूनिट था, उसमें 1 यूनिट पूरे मुल्क को 1 यूनिट बनाया गया और पूरा सेंट्रलाइज था। तो उसमें सूबों में काफ़ी डिप्रेवेशन, नामहरूमियाँ और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए। तो उसके बाद फिर एक नया पॉलिटिकल सेटअप आ गया पूरी जो है 1971 की वार के बाद। पाकिस्तान जो 1973 के बाद वेस्ट पाकिस्तान बाकी बचा था, फिर उसको दोबारा एक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया 1973 में। कॉन्स्टिट्यूशन जो है 14 अगस्त 1973 में ये कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था, जो अभी तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें तकरीबन मोर देन 20 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और इसमें 280 आर्टिकल्स हैं और उसके 12 पार्ट्स हैं और 7 स्केड्यूल हैं। और ये आल्सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है इसमें। तो ये दीज आर दी बेसिक जो है कंपैरेटिव स्ट्रेटजी ऑफ दी। तो आपके मोस्टली जो क्वेश्चन स्क्रीनिंग टेस्ट में आएंगे 56, 50, 62 और 1973, दीज आर द रिटन डॉक्यूमेंट्स। और आफ्टर हैविंग द नॉलेज, अब कॉन्स्टिट्यूशन के जो 280 आर्टिकल्स हैं, शुरू के स्टार्ट के 8 आर्टिकल जिसमें प्रीएम्बल है, 2A है आपका रेजुलेशन पार्ट, और उसके बाद टेरिटरी है, और आर्टिकल नंबर 4 इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और 7 और 8 जो है आर्टिकल 8 ये कहता है कि नो लॉ शुड बी मेड और क्रिएट व्हिच आर नॉट कंसोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के अगेंस्ट और स्पिरिट के अगेंस्ट जो है आप कोई कानून नहीं बना सकते, दैट इज द आर्टिकल 8। और उसके बाद फिर जो एक स्कीम ऑफ आर्टिकल्स है, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, वो है आपके फंडामेंटल राइट्स। बेसिक आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उनको 6 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। और द क्लासिफिकेशन ऑफ दोज फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड एज अंडर आर्टिकल 9 से लेके आर्टिकल 25 तक, दीज आर दी फंडामेंटल राइट्स। फिर उसके बाद प्रिंसिपल पॉलिसी है आर्टिकल 40 तक। शुरू का जो पार्ट है आर्टिकल 1 आर्टिकल 8 तक वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन है। फिर 9 से लेके 25 और 29 तक जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स। फिर 29 से लेके 40 तक आपकी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है। तो आर्टिकल 1 to 40 दिस इज दी वेरी मच जो है आपका, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसकी ये आर्टिकल्स की एक स्कीम है। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 9 जो है वो राइट टू सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, एवरी पर्सन जो सब लोगों की सिक्योरिटी के हवाले से, दैट इज द आर्टिकल 9। एवरी पर्सन हैज राइट टू बी सिक्योर हिमसेल्फ, हर किसी की स्टेट शुड सिक्योर ऑल सिटीजंस फ्रॉम ऑल अदर जो है जितने भी ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क के शहरियों को सिक्योर करें। और उसके बाद आर्टिकल 10 है राइट टू सेफगार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, नो वन इलीगली अरेस्ट और इलीगली डिटेन, that is the every person, that is the safeguard given by the article 10 of constitution. If such person has been arrested or detained due to certain reason, उसके बाद article 10 है कि उसको फिर right है to fair trial. Without fair trial no person can be punished, no person should be convicted. And thereafter article 11 है वो है slavery, forced labor, whatever prohibited. आपके मुल्क में हर किस्म की forced labor जो है, स्लेवरी जो है प्रोहिबिटेड है ड्यू टू आर्टिकल 11। और उसके बाद जो एक और प्रोटेक्शन है, एक और सेफगार्ड है, वो आर्टिकल 12 के तहत देयर इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। इफ देयर इज नो एनी एक्ट हैज बीन डिफाइंड एज अ क्राइम, अगर वो नहीं है डिफाइन तो उसके अगेंस्ट अगर आप कोई लॉ बनाते हैं कि इफ यू आर प्रोहिबिटिंग सर्टेन एक्ट एज पर क्राइम, तो उसका जो अमल है और उसका जो एक्ट है वो एक्शन है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम नोटिफिकेशन ऑफ दैट सच एक्ट के ये एक्ट प्रोहिबिटेड। जिस तरह
फॉर एग्जाम्पल अभी आपके सोसाइटी में किसी को धमकाना जो है गुनाह नहीं है, क्राइम नहीं है। अगर वो क्राइम नहीं है तो लोग जो एक दूसरे को थ्रेट दे रहे हैं, दैट इज द डेंजर। या साइबर लॉज, आपका इंटरनेट है, वो एक कानून नहीं है और इंटरनेट के जरिए काफी लोगों को जो है वो क्राइम हो रहा है, लेकिन उसके लिए आपका कानून कुछ नहीं कर सकता। तो हमने क्या किया, उसके लिए कानून बना दिया। तो वो कानून जब बन गया तो अब कानून बनने के बाद, नोटिफाई होने के बाद, जब वो एक अब हो रहे हैं तो उसको वो हम मानेंगे क्राइम। तो उससे पहले अगर वो हो चुके हैं तो उसको आप उस कानून के तहत सजा नहीं दे सकते। दैट इज द रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, जिसको हम कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव एक्ट ऑफ द एनी। और ये पेनल लॉ का वैसे रिट्रोस्पेक्टिव इज अ जनरल लॉ, दैट इज द प्रिंसिपल दैट देयर इज नो पेनल लॉ विल बी रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट इफेक्ट। जब वो कानून बनेगा उस बात के बाद उसको क्राइम तस्वर किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 13 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है किसी को आप जो है फोर्स के जरिए कन्फेस नहीं करा सकते कि आपने क्राइम किया है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज नॉट प्रोहिबिटेड। और डबल पनिशमेंट जिसको हम कहते हैं कि एक ऑफेंस, एक एफआईआर में अगर किसी को सजा हो गई तो दोबारा उस ऑफेंस की सजा नहीं हो सकती। इसको हम डबल ये जो है आपका सेक्शन 403 सीआरपीसी में भी डिफाइंड है, पाकिस्तान पेनल कोड में डिफाइंड है, सिविल लॉ में भी इसकी जो है एप्लीकेशन है। इसको हम डबल ट्रायल नहीं कह सकते। अ पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर offense he committed once his case has been decided. Thereafter अगर person has been acquitted for that person, दोबारा उसकी एफआईआर लॉन्च करके फिर उसी ऑफेंस पे, उसी एक्ट पे आप उसको सजा नहीं दिला सकते। दैट इज मीन यू कैन नॉट पनिश ट्वाइस अ पर्सन फॉर वन ऑफेंस। इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, आर्टिकल 14, द डिग्निटी ऑफ मैन इज द सुप्रीम। आप किसी की रेपुटेशन पे आप हार्म नहीं कर सकते, उसको इंजर नहीं कर सकते। द डिग्निटी ऑफ मैन जो है उसको हर किसी को उसका जो है रिस्पॉन्स उसको एक्नॉलेज करना है। देयरआफ्टर स्कीम जो है फ्रीडम के जो स्कीम में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 19 तक these are the liberties we possess through the constitution। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहीं भी जाने से किसी को हम नहीं रोक सकते, असेंबली से हम किसी को नहीं रोक सकते। लीगल नॉट इलीगल, लीगल मूवमेंट, किसी के घर में जाना दैट इज नॉट फ्रीडम, दैट इज ट्रेसपास। ओके। और फ्रीडम ऑफ असेंबली, अगर कोई लीगल काम करने के लिए यू असेंबल योरसेल्फ, यू कैन, आप मिल बैठ के जुआ खेलना या शराब नोशी करना, दैट यू कैन नॉट असेंबल योरसेल्फ। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन फॉर लीगल पॉलिटिकल वर्क, यू कैन एसोसिएट योरसेल्फ, बट यू कैन नॉट एसोसिएट योरसेल्फ फॉर इलीगल वर्क। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, आप लीगल काम कोई करना चाहें, बिजनेस प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहें, नो वन स्टॉप यू। लेकिन अगर ड्रग आप सप्लाई करेंगे दैट इज द प्रोहिबिटेड। फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू कैन से एनीथिंग, दैट इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच, but you cannot harm, injure, abuse any other person. That is not freedom of speech. That is the freedom you cannot get this article कि मैं किसी को गालन गलौज करूं, किसी को बुरा भला कहूं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये फिर डिफिनेशन। ये फिर इसमें फिर आपके कानून, आप कुछ ड्यूटीज है तो आपको ऑब्लिगेशंस भी आ जाती है। फिर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, पब्लिक डॉक्यूमेंट, यू हैव अ राइट टू गेट इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट, बट 19A में कुछ कंडीशंस हैं। आप यू हैव नॉट गॉट गेट राइट टू गेट इन्फॉर्म एनी डॉक्यूमेंट व्हिच इज रिलेटेड विद द स्टेट या पर्सनल ओनली, लेकिन पब्लिक डॉक्यूमेंट की आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यू गॉट फ्रीडम, आर्टिकल 20 से 22 तक, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस रिलीजन, एवरी पर्सन गॉट लिबर्टी टू प्रोफेस हिज रिलीजन। Provision as to property, article 23 and 24, you have a right to possess the property, but you have no right to dispossess or occupy any other's property. Equality of citizen, 25A में है कि every person equal before the state, before the law। और equality जो है citizens की जो है वो भी आपके आर्टिकल में वो आपको राइट दिया है। और 25 जो है वो है राइट टू एजुकेशन। Every citizen, every child, every woman, every man have right to get education, no one restrained. So these are the freedoms
these are the freedoms, these are the fundamental rights has been described as जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में you have to study detail at home. उसके बाद जो आर्टिकल्स की स्कीम है that is very much important, जिसमें से there is a good उसमें एक चांस होता है कि क्वेश्चन ज्यादातर कहाँ से आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में स्क्रीनिंग टेस्ट के. तो ये पोर्शन जो है जिसको मैंने ग्राफिकली एक्सप्लेन किया है इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर. वो क्या क्वेश्चन होते हैं कि जिस तरह व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. देयर आर थ्री जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में थ्री ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट एंड जुडिकैचर. दीज आर द थ्री ऑर्गन्स और उनके आर्टिकल्स हैं. एग्जीक्यूटिव में क्या आता है, एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर है, फिर उसकी प्राइम मिनिस्टर द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो है आपकी फेडरल कैबिनेट है उसमें मिनिस्टर है, एडवाइजर्स हैं. अब क्वेश्चन कौन से आएंगे कि प्राइम मिनिस्टर, हाउ टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, उसका आर्टिकल 91 या 90 में कि प्राइम मिनिस्टर किस तरह जो है इलेक्ट होता है, और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर 62 एनी मेंबर और प्राइम मिनिस्टर जो है उसको हम किस तरह जो है री-इलेक्ट और डी-इलेक्ट करा सकते हैं. ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या है, कौन ओथ लेता है, दैट हैज बीन आल्सो डिफाइंड इन कानून. ये क्वेश्चंस होते हैं. फेडरल कैबिनेट में कितने लोग हो सकते हैं, एडवाइजर्स कितने हो सकते हैं, मिनिस्टर कौन कौन से हैं, स्टेट मिनिस्टर क्या है, फेडरल मिनिस्टर्स क्या है. सो दिस हैव बीन एक्सप्लेन्ड दिस पोर्शन. तो उसके बाद आपका नेक्स्ट है लेजिस्लेचर, द पार्लियामेंट. द पार्लियामेंट इज द ऑर्गन व्हिच लेजिस्लेट, व्हिच मेक योर लॉज. पार्लियामेंट में क्या, पार्लियामेंट में कौन कौन है आपके, असेंबली है. असेंबलीज में कौन सी है, नेशनल असेंबली है, फेडरल असेंबली है. नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, सॉरी. और असेंबली, पार्लियामेंट में असेंबली के मेंबर कितने हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर, जनरल मेंबर और रिजर्व सीट्स माइनॉरिटी की, औरतों की. और उसके अलावा प्रोविंशियल असेंबलीज, उसके मेंबर्स कितने हैं, उसकी रिजर्व सीट्स कितनी है, कितने प्रोविंस है, टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान क्या है, दैट हैज बीन. और मेंबर ओथ कैसे उठाएंगे, हु विल टेक द ओथ, और उसके आर्टिकल्स. उसके बाद सेनेट, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द सेनेट, हु विल बी द हेड ऑफ सेनेट, जिसका चेयरमैन जो है नेशनल असेंबली में स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, उसका ओथ, उसकी अपॉइंटमेंट, सेनेट का चेयरमैन, और सेनेट में जो है चेयरमैन होता है, और उसकी अपॉइंटमेंट चेयरमैन की, हाउ इलेक्शन किस तरह होती है, उसका इलेक्टोरेट क्या है. फिर प्रेसिडेंट, हाउ अपॉइंट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पावर क्या है, प्रेसिडेंट का ओथ क्या है, और जो है प्रेसिडेंट को आप इम्पीच किस तरह करेंगे, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. उसके बाद जुडिकेचर, व्हाट इज द हाईएस्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाउ टू अपॉइंट जजेस ऑफ 175 आर्टिकल जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है. वो चीफ जस्टिस उसका हेड है, उसका ओथ कैसे होगा. उसके बाद प्रोविजनल हाई कोर्ट्स हैं और उनकी जजेस की सीट्स कितनी है, सुप्रीम कोर्ट में कितनी है, और चीफ जस्टिस जो है प्रोविजनल हाई कोर्ट का ओथ जो है कौन लेगा, उनकी अपॉइंटमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, फेडरल शेयर्स कोर्ट है. सो दीज आर दी ऑल हैज बीन एक्सप्लेन इन जो है कॉन्स्टिट्यूशन. वो आर्टिकल 40 से लेके आर्टिकल 211 तक जो है आपके ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड. आर्टिकल 40 से स्टार्ट करेंगे, प्रेसिडेंट, फिर जो है फेडरल गवर्नमेंट, सेनेट, जो नेशनल असेंबली, फिर प्रोविंशियल असेंबलीज, फिर सुप्रीम कोर्ट 175 से लेके 210 तक जो है जुडिकेचर है. वन आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके 175 से 210, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके पावर्स और उनका स्ट्रक्चर हैज बीन डिफाइंड. सो दिस इज द सिंपल जो है इसका आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया. यू हैव टू स्टडी ऑल दीज आर्टिकल्स, वो कौन से आर्टिकल हैं, ओथ कौन लेगा. तो ये एमसीक्यूज आपके सारे इस स्ट्रक्चर में से आ सकते हैं. So this is the today's lecture regarding the constitution. I will provide you my detailed notes. जो मेरे slides हैं detailed constitution पे I will provide you those, and you have to study those slides because those are very detailed and very comprehensive. As I also recommend you this book for theoretical detail, and you will understand all these things. So
This today's was lecture. This was today's lecture. आज का ये lecture था जो हमने study किया. इंशाल्लाह फिर कल से जो है हम क्रिमिनल लॉ पे जो है वो मैं लेक्चर अपना स्टार्ट करूंगा, जिसमें पहले पाकिस्तान पेनल कोड पढ़ेंगे, फिर CRPC और उसके बाद कानून शहादत. So now forum is open. Now you can ask any question one by one. Sir, you have written in the Motsav. What is meant by Motsav and Ombudsman? Elaborate. Ombudsman. Those are the district-wise. There are three types of ombudsman: federal ombudsman, tax ombudsman, bank ombudsman, and provincial ombudsman. So each जो डिस्ट्रिक्ट में इंचार्ज होता है ombudsman, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जो ombudsman होता है, फिर प्रोविंशियल, उसके बाद टैक्स ombudsman होता है, बैंक और फेडरल. ओके, जो डिस्ट्रिक्ट ombudsman होता है उनका काम होता है कि गवर्नमेंट फंक्शनरी टू चेक एंड बैलेंस ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट फंक्शनरी. अगर पब्लिक और गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज हैं या गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, दे आर पेड टू सर्व द पब्लिक as the power they are provided, or they are not serving properly, then you can make complaint against those public officers before the ombudsman. Then ombudsman provides, that is the first remedy against the public functionary. आप किसी एरे गेरे को या किसी प्राइवेट मसले को ombudsman के पास नहीं लेके जा सकते. कोई पब्लिक ऑफिसर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसके लिए एक रिट है, रिट ऑफ मंडेमस. तो ये होता है कि रिट ऑफ मंडेमस में आप रिट फाइल करते हैं, उससे हाई कोर्ट में का जो है वो रश बढ़ता है. तो हाई कोर्ट ने अपना जो हाई कोर्ट का काम जो है, हाई कोर्ट के काम को कम करने के लिए, उसकी हीट को कम करने के लिए, तो हमारे आइन में, फिर हमारे कानून में ये एक ओम्बुड्समैन का एक स्ट्रक्चर बनाया गया कि अगर पब्लिक फंक्शनरी अगर कोई काम नहीं करती जो उसको करना चाहिए, तो उसके लिए अब हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ आपको टाइम लगेगा. तो you have to take that remedy. तो ये एक फोरम में ओम्बुड्समैन का against the complaint against the public officers. ठीक है? Sir, as we say that Supreme Court and High Courts are established by constitutional courts. Can we say that most of courts are the constitutional courts? No, these are not. Is there any provision in the Constitution? No, there is no provision in the Constitution. Ombudsman are those are not constitutional courts. This is only administrative, mechanical administrative order, because there are no जो ombudsman के decisions होते हैं वो judicial decision नहीं होते. अगर constitutional, अगर ये courts होती, constitutional का function होता तो उनके decision वो precedent होते lower courts के लिए. ठीक है ना? Okay sir, okay. Yes, any other? Bilal? No sir, we don't have any further question. Okay, Amir? No sir, all is clear. Okay, so now I'm allowed to wind up class. Yes sir. Yes sir. Reporting sir. Okay, thank you all of you. See you very soon. Good sir. Sir, kindly share the notes sir. I will very soon. First of all, I compile all these whatever the notes and lecture. I will compile myself. Thereafter, I will provide you. So I am too much curious. मैं उसके मामले में बहुत जो curious होता हूँ कि कोई गलत sharing ना हो जाए, कोई गलत knowledge आपको convey ना हो जाए. ठीक है ना? तो उसके लिए मैं काफी चीजें काफी चीजें दे, क्योंकि ये काफी जो है ना सीरियस मसला होता है, क्योंकि आप we are going to be an advocate या judge. हमारे लिए कोई मिस्टेक या एक्सक्यूज की कोई गुंजाइश नहीं होती, तो मुझे चेक करना पड़ता है इसको. बिल्कुल सर. ठीक है. Okay, thank you. Sir, yes. Sir, I want to something sir. Sir, as we have some students and those who are applying for the judicial exam, they are running short of time. So what would you suggest that what we should do as मतलब हमके writing practice नहीं है, yes, तो they have to start. They have to start from today, and they have to work very hard if they have very limited time, and they will focus on subjective side. I give my, because मैं exam दे चुका हूँ तो मैं अपनी आपको बताता हूँ. But आप अपनी जो convenience के लिए whatever time, whatever thing you will decide depend upon you. But जो मैं करता था
तो मैंने अपना 9 to 9 का एक रूल बनाया होता कि सुबह 9 से रात 9 बजे तक। तो उसको मैंने फिर डिवाइड किया था कि सुबह पहले उठते ही मैं जो रात पढ़ता था फिर उसको लिखता था पेपर पे, जिससे मेरी तो चीजें रिकॉल हो जाती थी, राइटिंग प्रैक्टिस। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट को 1 घंटा इसको पढ़ना शुरू करता था, फिर लंच ब्रेक करके फिर सबके मैं एमसीक्यूज जो है सॉल्व करता था। फिर मगरिब के बाद फिर दोबारा नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता, जो मैं मगरिब के बाद काम करता था फिर उसकी मैं सुबह अपना टेस्ट लेता था। तो दैट हैज बीन डिवाइडेड। So we have to avoid, we have to give up all our other activities if you want to succeed, because it's not easy and you have to compete with all other students. ये आप याद रख लें कि इसमें आपको competition मिलेगा, तो उसके लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। Yes. Sir, what will be you suggest for us के जो ना whether हम just parroting के लिए जाएं या हम commentary को भी देखें, क्योंकि as you know कि जो ना पूरे जो कोर्स हैं बहुत मतलब बड़े हैं, तो एग्जैक्टली हमें जो ना जस्ट पैरेटिंग के लिए चले। अभी आप क्वेश्चन एंड आंसर पे फोकस करें और कुछ जो केस लॉज हैं 2000 वेरी लैंडमार्क जजमेंट्स उसको पढ़ें और फोकस करें क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। रिटन अपना आई विल प्रोवाइड यू फॉर्मेट जो है कि आपको अभी आपको बेयर एक्ट पढ़ना चाहिए। इंस्टीट्यूट के लिए यू मस्ट स्टडी बेयर एक्ट। हर इंस्टीट्यूट का आपके पास बेयर एक्ट होना चाहिए, उसका बेयर एक्ट पढ़ें। और थ्योरी के लिए आप क्वेश्चन और आंसर्स की कोई बुक ले लें और आप अवॉइड करें किसी अनऑथोराइज्ड ऑथर की जो एमसीक्यूज की बुक है, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, उसको अवॉइड करें। आई नेवर बी, मैंने कभी भी किसी एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं किया जो मार्केट में बुक्स हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट और थ्योरीज पढ़ी थी, उससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिला था और एक्यूरेट रिजल्ट। बिल्कुल सर, सही है ना, क्योंकि आप सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ेंगे, यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द आपके इंस्टीट्यूट की नॉलेज नहीं होगी, तो वो गलत चीज आपको आप याद करेंगे, वो मिस्टेक हो जाएगी, दैट विल हार्म यू। आपके फाइनल एग्जाम में उसका आपको नुकसान होगा। सर नहीं, हम अभी तो बेयर रीडिंग कर रहे हैं, सारे जो कोर्स हैं उसकी उनकी बेयर एक्ट से ही, उससे हमारी ये है कि जो है ना जो स्क्रीन टेस्ट है आई गेस वो भी क्लियर हो जाएगी, लेकिन उसको एज लिखना किस तरह से है, जो बेयर एक्ट मतलब जो आपकी जो सेक्शंस पढ़ रहे हैं या इवन जो आर्टिस्ट पढ़ रहे हैं उसको लिखना किस तरह से है, उसको लॉज किस तरह से करना है, तो सब्जेक्टिव के लिए आई विल प्रोवाइड उसका क्या इशू है, मतलब उसको किस तरह से करें। आई विल प्रोवाइड यू बेस्ट फॉर्मेट एंड दैट विल गिव यू गुड रिजल्ट। अगर उस फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे तो यू विल गेट मोर देन 80 मार्क्स। ठीक है ना? क्यों? ओके जी सर। एनी अदर एल्स? Muzaffar want to ask something, sir. I think he said something in between. Okay, Muzaffar. Very nice. No, I don't have anything to ask. Okay. Welcome, Chairman Saab. Welcome. Thank you very much.